हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आर यू डूइंग गुड? सो लास्ट क्लास के अंदर हमने लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था एंड वी फाइंड कि दो फोटो सिस्टम होते हैं एंड वो एक कैरियर से दूसरे कैरियर के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते रहते हैं, जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी जो है वो सिंथेसाइज हो सकती है। बट जो केमिकल एनर्जी बनती है यानी कि जो एटीपी बनती है एंड NADPH जो है बनता है, वो फाइनली जो है यूज होना चाहिए किस जगह? अल्टीमेटली जो CO2 है उसको रिड्यूस करने के अंदर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन। लेकिन उसके बारे में तो अभी तक बात ही नहीं की, तो इस वजह से आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। केल्विन साइकिल के अगर बारे में आप में जानना है तो कुछ एक बातें वो तो हमें पहले बेसिक से पता होनी चाहिए कि इट इज़ डिस्कवर्ड बाय केल्विन, ठीक है, इसी वजह से नाम उसका पड़ा है केल्विन, ठीक है। इट इज़ ए डार्क रिएक्शन फेज इन विच CO2 is converted या फिर कह सकते हैं reduced into ग्लूकोज। अब वो किस तरीके से होती है वो हम देखेंगे, बट इससे पहले ये होती कहाँ पर है? इट occurs in the stroma of क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रोमा के अंदर केल्विन साइकिल जो है वो होती है, क्योंकि जो स्ट्रोमा है उसके पास में वो सभी एंजाइम अवेलेबल है जिससे कि जो CO2 है वो रिड्यूस हो सके और अल्टीमेटली ग्लूकोज इल्ड जो है कर सके। लेकिन ये काम होगा कैसे? तो उसके लिए एक बड़ी सी साइकिल जो है वो हमें लर्न करनी पड़ेगी। सो डायरेक्टली हम उस साइकिल के ऊपर आते हैं एंड मैं केवल यही टॉपिक जो है कवर करूँगा ताकि आप इसका जो रिविज़न जो है वो कर सके। तो केल्विन साइकिल के अंदर अगर हम देखें तो क्या होता है, बट इन ब्रीफ अगर हम देखें तो इट इज़ ए साइकिल। तो साइकिल का मतलब सर्कल है, ठीक है। एंड उस सर्कल के अंदर इसके अंदर आता है क्या? CO2, ठीक है। एंड CO2 जो है उसको कैप्चर करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं रुबिस्को। तो रुबिस्को जो है वो CO2 को कैप्चर करता है एंड जब CO2 को कैप्चर करेगा तो एक फेज़ हम बोल देते हैं उसको, और वो क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन क्या होगा? एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। एक दूसरा फेज़ होता है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। तो ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल का मतलब क्या है? जो ग्लाइकोलाइसिस है वो रिवर्स हो गई और रिवर्स करने से क्या होगा? अल्टीमेटली यहाँ से ग्लूकोज जो है वो वापस बन जाता है। तो ग्लूकोज जो है वो बन गया, CO2 अंदर एंड ग्लूकोज जो है बाहर। कितनी CO2 अंदर? 6 CO2 जो है अंदर, एंड उससे जो है एक 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है, यानी जो ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है। तो यानी कि साइकिल कितनी बार चलेगी? 6 बार साइकिल चलेगी, तब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है एज एन बाई प्रोडक्ट जो है बनेगा। लेकिन फिर दोबारा से कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल हमें चाहिएगा जिससे कि CO2 जो है दोबारा से कैप्चर कर सके। वो मॉलिक्यूल है कौन सा? वो मॉलिक्यूल है RUBP पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो इसी वजह से ये RUBP दोबारा से रीजनरेट करना जरूरी है। तो इस वजह से एक थर्ड फेज आ जाता है जिसको बोलते हैं हम RUBP रीजनरेशन। रीजनरेशन। तो जो केल्विन साइकिल है उसे कितने फेज हो गए? 3। पहला कौन सा? कार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 जो है कैप्चर की जाती है रुबिस्को के द्वारा, एंड जो RUBP है राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट जो है उसके साथ में कंबाइन होती है एंड एक प्रोडक्ट जो है बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है? ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो रिवर्स होकर चलती है और फाइनली जो है ग्लूकोज जो है एंड प्रोडक्ट जो है बन जाता है। एंड ये साइकिल कंटिन्यू करने के लिए दोबारा से RUBP रीजनरेट होता है एंड उस फेज को हम क्या बोलते हैं? RUBP रीजनरेशन कहते हैं। तो टोटल मिला के फेज कितने हो गए इसके अंदर? 3 हो गए, ठीक है। तो ये तो था बड़ा शॉर्ट में, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करेंगे और ग्लूकोज जो है वो निकाल देंगे। तो सिंपल सा है, जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो है
रॉ मटेरियल डाला कौन सा, CO2 का, एंड अल्टीमेटली उससे क्या बन गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो बन गया। तो वही काम जो है यहाँ पे होने लगने लग रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि केल्विन साइकिल के अंदर जो ये काम होने लग रहा है वो किस तरीके से होता है। सो फर्स्ट CO2 जो है वो कैप्चर की जाती है। कैप्चर करने के लिए एक एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड जो एंजाइम है उसका नाम है रूबिस्को। लेकिन रूबिस्को किसी ना किसी उसको सबस्ट्रेट के साथ ही तो बाइंड करेगा, खुद अपने साथ थोड़ी ना बाइंड रखेगा। तो सबस्ट्रेट कौन सा है, सबस्ट्रेट है राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट, राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट, एंड उससे क्या बन जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो बन जाता है। ये जो हमारा इतना फेज़ है, ये जो हमारा फेज़ है इतना, हम उस फेज़ को क्या बोलेंगे, उस फेज़ को बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन। तो क्या कार्बोक्सिलेशन के अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, थोड़ा सा तो लिख ही सकते हैं। रूबिस्को की फुल फॉर्म जो है आ सकती है। प्लांट किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट एंजाइम जो पाया जाता है वो कौन सा है, वो रूबिस्को ही है। तो कुछ एक पॉइंट जो है इसके बारे में जो है वो लिख लेते हैं कि जो केल्विन साइकिल है, कि जो केल्विन साइकिल इट हैज़ 3 फेजेस। पहला फेज कौन सा है, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। इसके अंदर क्या होगा, इन दिस फेज CO2 is captured, CO2 is captured by रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को की फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, रूबिस्को की फुल फॉर्म राइबोलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी ऐड कर सकता है, और इसके साथ में ऑक्सीजनेशन यानी कि ऑक्सीजन जो है वो भी ऐड कर सकता है। तो ऑक्सीजन ऐड करेगा तो उससे तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो तो हमारे काम का है नहीं। ठीक है, इट ऐड CO2 इनटू RUBP यानी राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट एंड फॉर्म 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एज ए स्टेबल प्रोडक्ट। इसके बारे में ये याद रखना कि जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड जो है वो बना है। जो रूबिस्को है, रूबिस्को इज द मोस्ट abundant enzyme in plant kingdom। ठीक है जी, एक फेज जो है वो हमारा हो गया। उसके बाद में दूसरा फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। अब ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल का मतलब क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स होना। अब ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स होना का मतलब ग्लूकोज से क्या बना था, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर उसके बाद में क्या बना था, फ्रक्टोज 6, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर उसके बाद क्या बना था, उसके बाद जो है फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट था, फिर उसके बाद में बाईफर्केट हो गया था, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बन गया था, डाइऑक्सी एसीटोन 3 फास्फेट बना था, एंड फिर उसके बाद में जो है 1,3 बाईफास्फो ग्लिसरेट जो है बना था, फिर उसके बाद में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था, जो कि यहाँ पर है। तो उसका अब रिवर्स करना है। अब रिवर्स के अंदर इससे पहले क्या आता था, इससे पहले आता था 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इससे पहले क्या आता था, इससे पहले आता था ग्लिसरल्डिहाइड 3
फास्फेट। इससे पहले क्या आता था? वेल, इससे पहले आता था ग्लूकोज 6 फास्फेट। लेकिन ग्लूकोज 6 फास्फेट तो 2 मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक हुआ था, तो व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पर भी एक अलग से मॉलिक्यूल जो है वो बनता है, उसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट। एंड फिर उसके बाद ये मॉलिक्यूल जो है इसके साथ में कंबाइन हो गया होगा, तभी ये बना होगा, नहीं तो ये मॉलिक्यूल जो है इन 2 मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हुआ था ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे। यहाँ पर सॉरी ग्लूकोज नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। फिर उसके बाद क्या आएगा? वेल, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फिर उसके बाद क्या आएगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट। एंड फाइनली जो ग्लूकोज जो है वो अलग जो है निकल जाएगा। ठीक है, अब वापस यहाँ पे ध्यान देते हैं। वेल, 3 फास्फोलिक ग्लिसरिक एसिड से 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो बन गया। तो व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि यहाँ पर जो है क्या यूज़ हुआ होगा? वेल, यहाँ पर ATP यूज़ हुई होगी, तो ATP जो है कन्वर्ट होगी इसके अंदर ADP के अंदर। ये ATP आई कहाँ से है? वेल, ये ATP एज एन प्रोडक्ट है किसका? लाइट रिएक्शन का। तो लाइट रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर फास्फेट जो है वो यूज़ होने लग रहा है, तो एंजाइम कौन सा आ जाएगा? काइनेज। 3 ट्रायोस फास्फेट जो है काइनेज जो है, अलग से वो नाम जो है वो हम दे देते हैं। फिर उसके बाद में 1,3 बाईफास्फो जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होने लग रही है। तो व्हाट इट मीन्स कि एक फास्फेट जो है यहाँ से रिमूव हो गया, केवल एक ही फास्फेट यहाँ पर है, यहाँ तो दो जगह थी, तो इसका मतलब फास्फेट जो है यहाँ से बाहर निकली है। तो जो फास्फेट यहाँ से बाहर निकलती है वो फॉर्म कौन सी है? H3PO4। आपको अगर ये रिएक्शन याद हो कि ये जब इसके अंदर कन्वर्ट हुआ था तो और क्या हुआ था इसके साथ में? वेल, इसके साथ में हुआ था ऑक्सीडेशन, और उस ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हुआ था? जो NADH जो है वो बना था, लेकिन फोटोसिंथेसिस होने लग रही है, तो यहाँ पर NADPH कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? NAD पॉजिटिव के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, तो एंजाइम कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? डिहाइड्रोजिनेज। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कब आता है? जब हाइड्रोजन जो है वो रिमूव किया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये इसके अंदर कन्वर्ट होने लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा? आइसोमरेज जो है वो आ जाएगा। ये एक दूसरे के साथ में कंबाइन होने लग रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम आ जाएगा? वेल, यहाँ पर आ जाएगा एल्डोलेज। फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होने लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो फास्फेट जो है वो रिमूव होने लग रही है। तो अगर फास्फेट रिमूव अगर यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर ये फास्फेट रिमूव होती है इन टर्म ऑफ H3PO4, और यहाँ पर एक अलग से एंजाइम जो है यूज़ होता है, क्योंकि फास्फेट के साथ में अगर ऐड होता है तो वहाँ पर अलग से एक एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं फास्फेटेज। फास्फेटेज जो है वो अलग से जो है यूज़ होता है, और इससे जो है अल्टीमेटली ये जो है वो बन जाता है, ग्लूकोज जो है वो बन गया। तो ग्लूकोज तो ये बन गया, लेकिन जो ग्लूकोज बना है वो तो बाहर निकल गया, लेकिन फिर दोबारा से क्या ये हमें नहीं बनाना? वेल, ये भी दोबारा से जो है बनना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो फेज़ है, यहाँ से यहाँ तक जो फेज़ है, हम उसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। तो इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं हम। सेकंड जो हमारा फेज़ है ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, सेकंड ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल क्या है? वेल, इट इज़ द रिवर्स ऑफ glycolysis in which 3-phosphoglycic acid is ultimately make glucose molecule। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखने की जो है ज़रूरत नहीं है। फाइनली जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो बन गया, तो इतना ही लिख दें, ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जो है वो ना लिखें। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, वेल रीजनरेट करना है क्या, RUBP जो है वो दोबारा से रीजनरेट करना है, यानी कि राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट जो है वो दोबारा से बनाना है। तो क्या है कि जनरली ये जो साइकिल चलती है ये पहले एक CO2 को लेकर चलती है, एंड CO2 6 जो है इसके अंदर आने हैं। तो कुछ जो मोलिक्यूल जो है फ्रक्टोज 6-फास्फेट के वो तो ग्लूकोज बना देते हैं, एंड कुछ जो मोलिक्यूल होते हैं वो, एंड जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट है कुछ उसके मोलिक्यूल इसके साथ कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद ये एक अलग प्रोडक्ट बना देते हैं जिसको बोलते हैं जाइलूलोज 5-फास्फेट। एंड एक जो दूसरा मोलिक्यूल बनता है उसको हम कहते हैं क्या, एरिथ्रोज 4-फास्फेट। क्योंकि कंबाइन करके एक दूसरे से अलग होने लग रहे हैं तो यहाँ पर एक अलग से एंजाइम जो है यूज़ होता है जिसको कहते हैं ट्रांसकीटोलेज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो एरिथ्रोज है, एरिथ्रोज 4-फास्फेट, वो कुछ इसके मोलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है। कहोगे कि ये तो सर इसके साथ चला गया, देखो 6 बार CO2 आएंगे तो इनकी अमाउंट रिलेटिवली ज़्यादा होती है, तो कुछ मोलिक्यूल इसके अंदर जाते हैं। फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि कितने मोलिक्यूल जो है कहाँ पर जाते हैं। तो जब इन दोनों के मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर बनता है सूडो हेप्टुलोज 1,7-बाइफॉस्फेट, एंड जो कि आगे चल के एक फास्फेट रिमूव कर देता है एंड वो कन्वर्ट हो जाता है सूडो हेप्टुलोज 7-फास्फेट। सो यहाँ पर दो मोलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइन हुए हैं तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम आ जाएगा, एल्डोलेज। ठीक है, एक यहाँ पर 1,7-बाइफॉस्फेट थी यानी 2 फास्फेट थी, तो एक फास्फेट यहाँ से रिमूव होगी तो एंजाइम कौन सा आएगा, एंजाइम यहाँ पर आ जाएगा फास्फेटेज। ठीक है, फिर उसके बाद में सूडो हेप्टुलोज 7-फास्फेट जो है वो एंड कुछ इसके मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, एंड कुछ मोलिक्यूल तो जाइलोज 5-फास्फेट जो है वो बना देते हैं, और कुछ जो मोलिक्यूल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, राइबोज 5-फास्फेट के अंदर। एक बार कंबाइन होके फिर उसके बाद सेपरेट होने लग रहे हैं तो कौन सा एंजाइम आ जाएगा यहाँ पे, ट्रांसकीटोलेज जो है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जाइलोज 5-फास्फेट जो है वो एंड ये दोनों मोलिक्यूल अल्टीमेटली एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं राइबोज 5-फास्फेट। तो ये बना देते हैं राइबोज 5-फास्फेट, और राइबोज 5-फास्फेट जो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके पास तो एक ही फास्फेट है तो दूसरी फास्फेट कहाँ से आएगी, वेल जो दूसरी फास्फेट है वो आ जाती है ATP से। तो ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर, ADP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंड जब ये इसके अंदर कन्वर्ट होगा तो ये ATP आई कहाँ से है, वेल ये वहीं लाइट रिएक्शन से आई है। तो लाइट रिएक्शन की ATP है। ये भी कहाँ से आया है, ये भी जो लाइट रिएक्शन है वहाँ से आया है। तो व्हाट इट मीन्स कि लाइट रिएक्शन के भी जो प्रोडक्ट होते हैं वो डार्क रिएक्शन के अंदर यूज़ होते हैं, एंड फिर अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो है वो सिंथेसाइज होता है। अगर लाइट रिएक्शन ना हो तो वेल ये अल्टीमेटली ग्लूकोज जो है वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज बनने का रीज़न क्या है, लाइट रिएक्शन लगने लग रही है। सो यहाँ पर एंजाइम कौन सा आ जाएगा, वेल यहाँ पर एंजाइम आ जाएगा काइनेज, क्योंकि ATP यूज़ होने लग रही है तो एंजाइम कौन सा आएगा, काइनेज आ जाएगा। RUBP काइनेज जो है अलग से बोल देते हैं। ये इसका एपीमर है तो इसको बोल देते हैं एपीमरेज एंजाइम जो है वो यूज़ होता है, एंड ये इसका आइसोमर है तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा आ जाएगा, आइसोमरेज। तो यहाँ पर आइसोमरेज और यहाँ पर एपीमरेज एंजाइम जो है वो आ जाएगा। तो एक बार फिर दोबारा से देखते हैं भाई,
कितने CO2 गए तब एक ग्लूकोज बना 6। तो साइकिल कितनी बार चलती है? अच्छा, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फेज़ है हम उसको क्या बोलते हैं? RUBP रीजनरेशन। तो इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे कितना लिखेंगे? काफ़ी थोड़ा। ठीक है, ये हम बना देंगे, वो उतना सफिशिएंट है, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल जो है वो नहीं लिखेंगे। तो थर्ड फेज, थर्ड कौन सा है? RUBP रीजनरेशन। RUBP रीजनरेशन क्या है? तो इट इज़ दी थर्ड फेज ऑफ C3 साइकिल। C3 यानी वही कैल्विन साइकिल ही है, ठीक है, क्योंकि कार्बन 3 होते हैं, इस वजह से हम कहते हैं। इन विच राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट is regenerated by multiple steps so that new cycle can start। तो नई साइकिल स्टार्ट करने के लिए ये काम जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो साइकिल कितनी बार चलती है? साइकिल चलती है 6 बार एंड 6 CO2 के मोलिक्यूल आते हैं। तो यहाँ पर RUBP कितने मोलिक्यूल होंगे? वेल ये भी 6 मोलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो ब्लैक से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं। तो ये भी कितने होंगे? 6 मोलिक्यूल ही होंगे। अल्टीमेटली ये भी कितने मोलिक्यूल के यही इसके अंदर कन्वर्ट होंगे, तो ये भी कितने मोलिक्यूल होंगे? ये भी 6। कोई यहाँ पे दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना। 6 CO2 के मोलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर भी कितने मोलिक्यूल आएंगे? 6 ही आएंगे। और ये भी कितने के अंदर कन्वर्ट है? 6 जो है उसमें कन्वर्ट होगा। ये कहाँ से आने लग रहा है? ये नीचे से भी आने लग रहा है और यहाँ से भी आने लग रहा है। तो 2 मोलिक्यूल यहाँ से आते हैं, 2 मोलिक्यूल यहाँ से आते हैं, तो 2 + 2 मोलिक्यूल जो है, एक नीचे से एक यहाँ से जो है वो आ जाता है। क्लियर है भाई? लेकिन ये तो 6 मोलिक्यूल थे, तो ये तो 4 हो गए, तो 2 कहाँ से आए? 2 यहाँ से आ जाएंगे। तो ये कितने मोलिक्यूल हैं? ये 2 मोलिक्यूल हैं। क्लियर है भाई इतनी बात? ये 2 मोलिक्यूल, ये 4 मोलिक्यूल, 4 और 2 6 हो गए, तो 6 मोलिक्यूल जो है ये बन गया। ये 4 कहाँ से आए? 2 नीचे से आए और 2 जो है यहाँ साइड से आ गई। क्लियर है भाई इतनी बात? फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या हुआ था? ये जो 2 मोलिक्यूल है, ये कहाँ से और ये कहाँ से आए थे? तो वेल यहाँ के 2 मोलिक्यूल यहाँ से आए हैं। ठीक है, तो ये भी इसके 2 मोलिक्यूल थे, लेकिन यहाँ से कुछ ये भी मोलिक्यूल आए, तो ये भी कितने थे? 2 मोलिक्यूल। तो इसके भी 2 मोलिक्यूल और इसके भी दोनों मोलिक्यूल, 2 2 4 हो गए। एंड फिर उसके बाद में ये सेपरेट हो गए। यहाँ पे यहाँ पर कितने मोलिक्यूल बने थे? ये भी 2 मोलिक्यूल थे। ठीक है, यहाँ पर ये कितने मोलिक्यूल थे? ये भी 2 ही थे। और इसके अंदर कितने आए? ये भी 2 ही मोलिक्यूल जो है इसके अंदर जो है गए थे। तो 2 2 2 2 2 2 की सीक्वेंस होने लग रहे। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट के 2 मोलिक्यूल तो यहाँ पर चले गए, लेकिन कुछ मोलिक्यूल तो यहाँ पे भी गए थे, है ना। तो यहाँ पर कितने गए? तो यहाँ पर गए 3 मोलिक्यूल, 3 मोलिक्यूल यहाँ पर गए। एंड ये भी यहाँ पर आके कंबाइन होने लग रहे हैं। तो यहाँ पर कितने मोलिक्यूल कंबाइन होने लग रहे होंगे? ये भी 3। यहाँ से ये मोलिक्यूल आने लग रहे हैं, तो ये कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 मोलिक्यूल जो है जाने लग रहे हैं, तो यहाँ पे 2 मोलिक्यूल होंगे। फिर उसके बाद में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को अगर देखें तो 3 यहाँ पे गए, 2 यहाँ पे गए, दोनों को जोड़े तो कितने होंगे? 5। तो इसका मतलब यहाँ से कितने मोलिक्यूल यहाँ से डिस्पर्स हुए होंगे? 5 मोलिक्यूल यहाँ से डिस्पर्स हुए होंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक तो ग्लूकोज बनने लग रहा है और एक यहाँ पर चला गया, तो एक तो ग्लूकोज का मोलिक्यूल जो है बन जाता है। तो एक मोलिक्यूल इसका बन गया। कितने मोलिक्यूल गए होंगे इस साइड? 2 मोलिक्यूल जो है इस साइड जो है गए होंगे। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर डाइवर्जन जो है हुआ है, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12। तो टोटल मिला के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट कितने मोलिक्यूल थे? स्टार्टिंग में थे 12 मोलिक्यूल।
तो ये बना कितने मॉलिक्यूल से होगा, ये भी 12 मॉलिक्यूल से बना होगा। और ये 12 मॉलिक्यूल अल्टीमेटली आए कहाँ से होंगे, 12 मॉलिक्यूल से। अजीब सी बात है, क्यों, ये तो 6 मॉलिक्यूल थे, 6 इसके थे, तो 12 मॉलिक्यूल जो है वहाँ पे बन गए। किस तरीके से काम होने लगने लग रहा है। एंड C3 क्यों कहने लग रहे हैं, पहले तो जितना बताया है उतना अच्छे से याद कर लें, उसके बाद में हम एक्सप्लेनेशन जो है देखेंगे। फिलहाल 6 का कॉन्सेप्ट जो है अगर हम पीछे से अगर देखते चलें तो मेरे ख्याल से वो समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे सारे 2 हैं एंड फिर यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं, फिर यहाँ से 12 12 12 है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से समझें, तो इसको कुछ ऐसे समझें, फास्फोग्लिसिक एसिड है वो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। एंड कंबाइन कितने हुए हैं, वेल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट जो है 6 कार्बन का था, ये कितने कार्बन का है, वेल ये 5 कार्बन का होता है, 6 तो मॉलिक्यूल है। CO2 कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल है उसके, तो इसके अंदर कार्बन कितने हो जाएंगे। कैलकुलेशन एज सच याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक ऐसे ही बताने लगने लग रहा हूँ एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर याद रख सको तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो 5 कार्बन है, ठीक है, 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। एंड कितने मॉलिक्यूल हैं, तो 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल और टोटल 6 हैं, तो 5 कार्बन गुणा में 6 मॉलिक्यूल, तो कितने कार्बन होंगे, 5 30 मॉलिक्यूल जो है वो होंगे, ठीक है। कितने CO2 जो है कंबाइन हो गए, 6 CO2 के मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, तो यहाँ पर कार्बन कितने हो गए, वेल यहाँ पर 6 कार्बन हो गए, तो टोटल मिला के कितने कार्बन हो गए, 36 कार्बन। फिर दोबारा से बता दूँ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितना है, कार्बन एक मॉलिक्यूल है एंड कितने मॉलिक्यूल है, 6, तो 6 CO2 के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कितने हैं, 6। भाई राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट के अंदर कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, लेकिन मॉलिक्यूल कितने हैं, 6, तो 6 मॉलिक्यूल है, तो 5 6 30, तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 30, टोटल में कितने हैं, 36 कार्बन है। ये इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद में ये 3 कार्बन का बना देता है। तो अगर आपके पास 36 कार्बन है और 3 कार्बन का अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो बनने लग रहा है, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 12 मॉलिक्यूल, ठीक है जी। तो 12 मॉलिक्यूल बनते हैं एंड 12 मॉलिक्यूल, ये समझ में है ना 12 मॉलिक्यूल कैसे, क्योंकि 3 कार्बन के हैं एंड जो 36 कार्बन है वो ब्रेक हुए हैं। तो अल्टीमेटली जब 3-फास्फोग्लिसिक एसिड जो है 12 मॉलिक्यूल का है, तो फिर उसके बाद में 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसिक एसिड जो है बनता है, जो वो 12 मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 कार्बन का होता है। फिर उसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट एंड फिर उसके बाद डाइवर्जन जो है ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा। तो जो 36 कार्बन से जो साइकिल स्टार्ट हुई थी, वहाँ से 6 कार्बन यहाँ से रिमूव हो गए और जो 12 से 30 कार्बन जो है यहाँ पे आके बन गए एंड फिर दोबारा साइकिल जो है वो इनिशिएट जो है वो हो गई। सो आई थिंक यहाँ तक जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब थोड़ी सी और बेसिक सी फॉर्मेशन जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको आप 2-3 बार जो है अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के ये लर्न जो है वो होगी नहीं। तो इसके बारे में कुछ एक चीज़ें जो हैं वो याद रखें। कौन कौन सी चीज़ें, एक भाई 1 ग्लूकोज molecule is formed by 6 cycle of C3 cycle named because first stable compound carrying 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से उसको C3 जो है कहते हैं। अच्छा, तो कितनी एनर्जी लगती है जो 6CO2 है उसको फिक्स करके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए? तो हमें ये तो पता है कि 6 CO2 जो है वो कन्वर्ट होते हैं अल्टीमेटली जो C6H12O6 के अंदर, ठीक है। बट एनर्जी कितनी लगती है? वेल, एक ATP को एक CO2 को अल्टीमेटली बनाने के लिए जो है, यानी कि फिक्स करने के लिए 3 एंड 6 है तो 18 ATP जो है वो यूज़ की जाती है। प्लस में 12 Na
DPH जो है वो यूज़ होते हैं ताकि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हो सके। तो ये तो मोटी सी बात जो है वो याद रखने की है। इसके अलावा अगर ये यूज़ होंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होंगी, वेल ये ADP प्लस में PI के अंदर होंगी। कितनी है 18, तो ADP कितने बनेगी, वेल ये भी 18 बनेगी। साथ में 18 PI जो है वो बनेगी और उसके साथ में 12 NADP जो है वो भी जो है बनेगी। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर पूछा जाए एक CO2 को फिक्स करने के लिए 1 CO2 फिक्स बाय, तो 6 के लिए 18, तो एक मॉलिक्यूल के लिए 6 को 3 से डिवाइड कर 6 को 18 से डिवाइड कर दो तो 3 ATP आ जाता है, 3 ATP। और 6 को इससे इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 NADPH। तो 1 CO2 फिक्स बाय 3 ATP प्लस में 2 NADPH। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको उस समझ में जो है वो आया होगा। अगर नहीं आया तो 2-3 बार इसको आप बार में देखें। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आया हो कमेंट करें उसको। ठीक है, मैं उसको दोबारा से जो है समझाऊंगा आपको कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक होता है। एंड मोटिवेटेड रहें, लगे रहें, पढ़ते रहें। लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड